एक मत दावतों में जाना माया को पसंद नहीं था, क्योंकि वह बदले में किसी को दावत नहीं दे सकती थी। खासकर उस घर में इंतजार रहता था कि कब वह शादी करके विदा हो और उसकी चारपाई की जगह पर उसके भतीजे की पढ़ने की मेज लग सके। लेकिन यह दावत विवाध्यक्ष मनोरमा जी ने अपने पति मनोज के तरक्की होने की खुशी में दी थी। न जाने पर मनोरमा जी नाराज हो जाती और उन्हें नाराज करना जल में रहकर मगर से बैर मोल लेना था। दावत में मनोरमा जी के ही नहीं, मनोज के ऑफिस के लोग भी थे। परस्पर परिचय के बाद सदबहार विषय देश की वर्तमान स्थिति पर बहस छिड़ गई। वर्तमान स्थिति तो बहुत ही हास्यास्पद है भाई। सुबह के समय सरेआम यानी खुले में फायरिंग होते लोग मोबाइल पर बतिया रहे होते हैं। कहीं और मिलेगी पिछड़ेपन और आधुनिकरण की ऐसी मिसाल। मिर्जा साहब की बात पर जोरदार ठहका लगा। एक मिसाल और भी है हमारे समाज में। एक और तो लिव इन रिलेशनशिप जीरो है, और दूसरी और आधुनिक उच्च जातियां अभी भी जाति बिरादरी और दहेज के लेन देन में बुरी तरह पिछड़ी हुई है। उनके उत्थान के आसार मुझे अपनी जिंदगी में तो नजर नहीं आ रहे हैं। एक युवक ने उत्तेजित स्वर में कहा। ऐसी क्या नाराजगी है अपनी उच्च जाति से बिरादर? साफ साफ बताओ बंधु, मनोज ने पूछा। आप अक्सर पूछते रहते हैं ना कि शादी कब कर रहे हो, तो सुनिए, मेरी शादी इस जन्म में तो होने से रही, क्योंकि हमारे श्रीपंत समाज में लड़कों का मूल्य निर्धारित है। यानी उतनी मोटी रकम दहेज में लिए बगैर मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करेंगे। बिरादरी में इज्जत का सवाल है, और मेरे जैसे मामूली सूरत शक्ल, नौकरी और परिवार यानी हर तरह से औसत लड़के के लिए कोई इतनी रकम क्यों देगा, जबकि उतने में मुझसे बेहतर घर वर मिल सकता है। विद्याधर की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जो सिर्फ अनुभवों से पैदा होती है। माया ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तनाव रहित था, मानो वह यह सब बार बार सोचकर थक चुका हो और अब सिर्फ बता रहा हो, जैसे मौसम का हाल। दावत की भीड़ में एक क्षण को चुप्पी छा गई, जैसे किसी ने कोई ऐसा सच कह दिया हो जो सब जानते थे, लेकिन जबान पर लाना मुनासिब नहीं समझते थे। मनोज ने हंसी में बात को उड़ाना चाहा। अरे यार, शादी के नाम से ही इतना भारी माहौल मत बना दो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माया ने एक कोने में बैठी मनोरमा जी की ओर देखा, जो अपने गेस्ट के बीच मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें विद्याधर की ओर ही थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि दावत में सिर्फ पकवान ही नहीं, कुछ असहज सच भी परोसे जा सकते हैं। माया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसकी चारपाई पर मेज रखने वाले इंतजार की तरह विद्याधर भी अपने जीवन की कोई कुर्सी किसी और की मेज पर रखे जाने की प्रतीक्षा में था। दहेज, इज्जत, बिरादरी, इन सब के नीचे दबा एक और अकेला इंसान। क्या माया भी इसी तरह अपनी आवाज कभी किसी दावत में खोलेगी? माया ने अपनी प्लेट में रखे खाने को देखना शुरू किया, जैसे दाल चावल के रंगों में कोई उत्तर खोज रही हो। सामने बैठी विद्याधर की बातों ने उसके भीतर कोई पुराना घाव उड़ेल दिया था। वही असहायता, वही गूंगी पीड़ा। मनोज अब किसी और गेस्ट से बातों में मशगूल थे। माया ने मौके का फायदा उठाया और धीरे से अपने गिलास का पानी खत्म कर विद्याधर की ओर झुकी। क्या कभी कोशिश की कि बिरादरी के खिलाफ खड़े हो जाओ? विद्याधर चौंका नहीं, उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान आई। हाँ, कई बार सोचा, लेकिन एक लड़का अगर मना करे तो उसे जिद्दी सनकी कहकर छोड़ दिया जाता है। लड़की हो तो चरित्र पर बात आती है, और फिर
अकेले कितना लड़ सकते हैं? माया कुछ कहती उससे पहले मनोरमा जी की आवाज उभरी। अरे माया, तुम तो चुपचाप बैठी हो। ये देखो, हमारी खास डिश जरूर ट्राई करना। माया मुस्कुराई, पर उसके अंदर कुछ हलचल मच चुकी थी। वह अपनी कुर्सी पर बैठे अब खुद को अनफिट महसूस कर रही थी। एक ऐसा हिस्सा जो इस आलीशान सेटिंग का नहीं था। रात के अंत में जब सब विदा ले रहे थे, माया को लगा जैसे वह भी किसी और चीज से विदा ले रही है। एक लंबे मौन से, एक धीमे स्वीकार से बाहर निकलते हुए उसने विद्याधर को देखा, जो अपनी बाइक के पास खड़ा था। तुम पैदल हो? उसने पूछा। माया ने हौले से सिर हिलाया। चलो छोड़ देता हूँ, उसने कहा। और इस बार माया ने मना नहीं किया। बाइक पर बैठते हुए हवा उसके कानों में फुसफुसाई। अब शायद कोई नई दावत शुरू हो रही है अपनी भीतर की। अगले कुछ दिनों तक माया की दिनचर्या वही रही। स्कूल जाना, घर आना, चाय बनाना, अखबार पढ़ना, भतीजे की कॉफी चेक करना। लेकिन भीतर कुछ खिसक चुका था, जैसे आत्मा की जमीन पर दरार आ गई हो। विद्याधर की बातें, वो दावत, बाइक की वो सवारी कुछ ऐसा छोड़ गई थी जिसे माया चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। एक शाम घर में सब लोग टीवी देख रहे थे। कोई सास बहू का सीरियल, जिसमें बहू हर अपमान चुपचाप सहती रहती थी और फिर भी आदर्श कहलाती थी। माया को लगा जैसे स्क्रीन पर खुद को देख रही हो। उसने चुपचाप उठकर रेडियो चालू किया और कानों में हेडफोन डालकर अपने कमरे में चली गई। रेडियो पर एक पुरानी कविता चल रही थी। जिन राहों पर सब चलते हैं, वो रास्ते कहीं नहीं ले जाते। अपने पाँव के नीचे जो धरती है, वो ही तुम्हारी दिशा है। उस रात माया ने तय किया, हर दिन के बाद एक अपना दिन रखा करेगी। एक दिन जब वह सिर्फ अपनी पसंद की किताबें पढ़ेगी। एक दिन जब वह किसी नई जगह अकेली जाएगी। एक दिन जब वह सिर्फ खामोशी को सुनेगी। कुछ हफ्तों में यह छोटा सा नियम उसकी आदत बन गया। वह हर शुक्रवार एक बुक कैफे जाती, चाय का कप लेती और लोगों को देखती रहती। हर चेहरे के पीछे एक कहानी सोचती। कभी कभी वही कहानियां डायरी में उतर जाती। एक दिन वही कैफे में उसे विद्याधर फिर से मिला। इस बार अकेला नहीं था, एक लड़की के साथ था, शायद ऑफिस कलीग। दोनों हंस रहे थे। माया की नजरें मिली। विद्याधर ने पहचान कर सिर हिलाया और फिर अपनी बातचीत में लौट गया। माया मुस्कुराई। उसे कोई जलन नहीं हुई, कोई कसक भी नहीं। सिर्फ एक शांत एहसास हुआ, मैं ठीक चल रही हूँ। अब वह दावतों से नहीं डरती थी, लेकिन उन्हें जरूरत भी नहीं समझती थी। उसकी आत्म खोज शुरू हो चुकी थी, सादा, निजी और गहरी। कुछ महीने बाद माया ने तय कर लिया, अब वह अपने जीवन के फैसले खुद करेगी। एक सुबह उसने अपनी माँ को सीधे कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन दहेज नहीं दूंगी और दावत जरूर होगी, पर जैसी मैं चाहूँ। माँ कुछ पल चुप रही, फिर कहा, लड़का ढूंढ लिया है? हाँ, माया मुस्कुराई। अपने आत्मविश्वास के साथ शादी कर रही हूँ, किसी व्यक्ति से नहीं, फिलहाल। और अगर कोई साथ चलना चाहे तो स्वागत है। उसने अपने छोटे से घर के बरामदे में एक दावत रखी। कोई बड़ी सजावट नहीं थी, बस कुछ मिट्टी के दिए, किताबें सजी हुई और एक कागज पर हाथ से लिखा एक संदेश। यह दावत उन सभी के लिए है जो बिना लेन देन, बिना दिखावे और बिना शर्तों के रिश्तों में विश्वास रखते हैं। विद्याधर भी आया। उसने कहा, तुम्हारी दावत सबसे खास है, क्योंकि इसमें सच्चाई है। माया ने जवाब दिया, शुक्रिया, पर यह सिर्फ शुरुआत है। अगली बार तुम बुलाओ, जब तुम भी अपने डर से शादी कर लो। इस बार ठहाका मिर्जा साहब का नहीं, माया का था, खुला, सच्चा और पूरी तरह उसका अपना।